तो सिलेबस में कुछ बातें हमें ध्यान रखनी होती हैं। पहली बात कि सिलेबस क्या उतना विस्तार से बताया गया है आयोग के द्वारा। अगर नहीं बताया गया है तो फिर हमें ये ध्यान रखना है कि वो सिलेबस कैसे हम समझें। तो उसके लिए हमने ये तरीका निकाला कि जो भी प्रारंभिक परीक्षा में प्रश्न पूछे गए हैं उन प्रश्नों को हम लें और देखें कि वह प्रश्न किस टॉपिक से संबंधित है, चाहे वो नेशनल इनकम से हो, कृषि से संबंधित हो, या फिर वो मॉनेटरी पॉलिसी से संबंधित हो, या फिर राजकोषीय नीति से संबंधित हो, कृषि से संबंधित हो, या अर्थव्यवस्था के जो भारतीय अर्थव्यवस्था पढ़ाया जाता है कंपटीशन एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए उसके किस पोर्शन से संबंधित है, किस टॉपिक से संबंधित है। तो जब आप उस प्रश्न को देखते हैं तो आप ये समझ पाते हैं कि दरअसल इस टॉपिक से ये प्रश्न पूछा गया है, अर्थात यहाँ से पूछे जाने की संभावना है, भविष्य में आपसे पूछा जा सकता है। तो इन्हीं सभी बातों को ध्यान में रखते हुए संस्कृति IAS की तरफ से आप लोगों के लिए यह सेशन आयोजित किया जा रहा है। उम्मीद है आप सभी इससे लाभान्वित होंगे। पहले 2 सेशन भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित आयोजित की जा चुकी हैं। इसके अलावा इतिहास विषय का भी आयोजन किया जा चुका है, आप लोग देख चुके हैं, यूट्यूब पर क्लासेज हैं, आप उसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं। आज के सेशन में हम राष्ट्रीय आय से संबंधित बातों को देखने वाले हैं, अर्थात जो प्रश्न पूछे गए हैं उन प्रश्नों को समझने वाले हैं। तो सभी बच्चे एक बार सेशन को शेयर कर देंगे और शेयर करने के साथ साथ आप अपने साथियों को जोड़ने का प्रयास करेंगे ताकि और आपके जो साथी हैं जो इस एग्ज़ाम में अपेयर हो रहे हैं वो भी इससे लाभान्वित हो। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। यहाँ पर पहला प्रश्न कौन सा है इसको देख लेते हैं। तो राष्ट्रीय आय अर्थात नेशनल इनकम से संबंधित है, और जब नेशनल इनकम की बात आती है तो राष्ट्रीय आय के लेखांकन की बात होती है, अर्थात नेशनल इनकम ऑफ अकाउंटिंग। फिलहाल भारत के राष्ट्रीय आय का मुख्य स्रोत क्या है, ये जब प्रश्न पूछा गया है तो यहाँ पर देखिए ये 39वें BPSC एग्ज़ाम में पूछा गया है, 1994 में ये पूछा गया। हालांकि ये प्रश्न काफ़ी पुराना है, लेकिन हमें ट्रेंड को भी समझना है कि कैसे धीरे धीरे परिवर्तित हो रहा है। पहले बहुत आसान प्रश्न आते थे, अर्थात बिल्कुल जिसे वन लाइनर क्वेश्चन कहा जाता है उस तरह के आते थे, धीरे धीरे अब उसके नेचर में परिवर्तन हुआ है। तो उस परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए अपनी स्ट्रेटजी बनानी है। तो यहाँ भारत की राष्ट्रीय आय का मुख्य स्रोत आपसे यहाँ पर पूछा गया है। तो जब ये क्वेश्चन पूछा गया है उस समय के हिसाब से इसमें उद्योग को माना गया है। अब यहाँ पर देखिए, हालांकि आंसर मैंने बता दिया, आप लोग भी इस चीज़ को कंसिडर कर पा रहे होंगे। उद्योग है, कृषि, जंगल, ये तो नहीं हो सकता क्योंकि राष्ट्रीय आय का मुख्य स्रोत पूछा गया है, तो जंगल तो कतई नहीं हो सकता। विदेश व्यापार, हमारा विदेश व्यापार इतना समृद्ध नहीं था जिसकी वजह से हम ये कह सकते थे कि राष्ट्रीय आय का ये मुख्य स्रोत हो सकता था। अब यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि विदेश व्यापार आपका तभी मजबूत होगा, अब विदेश व्यापार अर्थात भारत का विदेश व्यापार, ठीक है, ये समझना होगा कि जब देश में उत्पादन हमारा बेहतर होगा तब हम विदेश व्यापार को बता पाएंगे कि वो हमारा सरप्लस है और विदेश व्यापार हमारा अच्छा है और इसलिए राष्ट्रीय आय में उसका योगदान भी बेहतर होगा। तो यहाँ पर मुख्य स्रोत के रूप में हम उसे बात कर सकते थे, ये तो हो ही नहीं सकता। कृषि थी, कृषि पहले की अवस्थिति को बता रहा है तो कृषि को यहाँ पर हमने पहले ही हटा दिया, तो कृषि नहीं है। विदेश व्यापार के लिए एक तो उत्पादन बेहतर होना चाहिए, उत्पादन के लिए ज़रूरी है कि जो हमारा औद्योगिक क्षेत्र है वो मजबूत हो। और भारतीय अर्थव्यवस्था में हमने जब हम पढ़ेंगे आगे चल करके तो उसमें हम बात करेंगे कि जो एक विकास का क्रम होता है उस क्रम का या चरण कह लीजिए उसका पालन नहीं हो पाया, क्योंकि प्राथमिक क्षेत्र के बाद अर्थात कृषि के बाद उद्योग का विकास होना चाहिए था। तो इतना बड़े पैमाने पर उद्योगों का विकास नहीं हुआ, इसलिए हम सेवा क्षेत्र पर शिफ्ट कर गए और इसलिए भारत को सर्विस इकॉनमी के नाम से जाना जाता है या सेवा अर्थव्यवस्था कहा जाता है। तो अब यहाँ पर ध्यान रखना है कि राष्ट्रीय आय से संबंधित बातें आपसे पूछी गई हैं। तो राष्ट्रीय आय कहते किसको हैं? सबसे पहले कि एक लेखा वर्ष में जब लेखा वर्ष की बात होती है तो यहाँ पर 1 अप्रैल से 31 मार्च, ये आप ध्यान रखेंगे। तो यहीं हम समझ लेते हैं। संक्षेप में मैं इसे NI लिख रहा हूँ, अर्थात नेशनल इनकम की बात की जा रही है। कौन कौन सी बातें आपको ध्यान रखनी है? लेखा वर्ष
अर्थात कौन सा लेखा वर्ष, तो एक लेखा वर्ष होगा जो मैंने अभी आपको बताया। लेखा वर्ष के साथ साथ यह भी ध्यान रखना है कि राष्ट्रीय आय में योगदान कौन करते हैं और राष्ट्रीय आय किनके द्वारा सृजित या अर्जित कुल आय का योग होगा। तो यहाँ पर बात होगी कि एक लेखा वर्ष में सामान्य निवासी आप देखेंगे। अब सवाल यह भी होगा कि सामान्य निवासी कौन होता है। सामान्य निवासी कोई भी हो सकता है, वो भारत का नागरिक भी हो सकता है और विदेशी नागरिक भी हो सकता है। कब होगा? अगर कोई भारत का नागरिक, ठीक है, 1 वर्ष से अधिक समय तक उस देश में रह करके अपनी सेवाएं दे रहा है और वहाँ अर्थात उसका आर्थिक हित वहाँ पर निहित है, तो हम उसे कहेंगे कि वो भारत का सामान्य निवासी है। और अगर वो भारत का नागरिक होने के साथ साथ हम सामान्य निवासी कह सकते हैं अगर इस परिभाषा के अनुसार वो फिट बैठता है। और अगर कोई विदेशी व्यक्ति भी है और इसी तरह की परिभाषा जो मैंने अभी बताया, अगर उसके आर्थिक हित भारत में ही निहित है और भारत में ही रह रहा है, तो हम कहेंगे कि वह भारत का सामान्य निवासी है। तो इससे कोई मतलब नहीं है कि वह भारत का नागरिक है या नहीं है, उसे हम भारत का सामान्य निवासी मानेंगे। इसके साथ साथ अर्जित कारक आय को हम इसमें शामिल करते हैं। अर्जित कारक आय, अर्जित कारक आय। अब यहाँ पर आप लोगों को ध्यान रखना है कि कारक आय किसको कहते हैं। कारक आय का सीधा सीधा सा मतलब यह है, अर्जित कारक आय, आप फैक्टर ऑफ इनकम की बात करते हैं, फैक्टर इनकम की बात करते हैं, तो जब इसकी बात की जाती है तो इसमें 4 बातें शामिल होती हैं। ये 4 बातें कौन कौन सी होती हैं? सबसे पहली बात, जब आप कोई भी उत्पादन करते हैं तो उत्पादन के लिए आपको भूमि चाहिए होती है और इस भूमि का आप रेंट देते हैं या किराया देते हैं, रेंट देते हैं। भूमि के बाद आपको श्रम चाहिए होता है और श्रम के लिए आप उसे मजदूरी देते हैं, मजदूरी देते हैं। कौन? मजदूर। अगर प्रोडक्शन कर रहे हैं तो श्रमिक तो चाहिए। साथ ही साथ यहीं पर बात होती है कि आप अगर कोई बिजनेस शुरू कर रहे हैं, कोई कंपनी लगा रहे हैं, तो उसके लिए आपको क्या चाहिए? आपको पूंजी चाहिए। लेकिन पूंजी का मतलब केवल पैसा नहीं होता, केवल मुद्रा नहीं होती, केवल रुपया नहीं होता, इसमें मशीनरी भी शामिल है। अब इस कार्य को कोई करने वाला व्यक्ति है होना चाहिए, तो वो कौन है? उद्यमी है। तो यहाँ पर उद्यमी की बात हो रही है, क्योंकि इन सभी कारकों को, इन सब को एक साथ लाने का काम कर रहा है, अर्थात अपने दिमाग का प्रयोग कर रहा है, इसलिए यहाँ पर उद्यमी की बात हो रही है। और जो पूंजी है इस पर आप ब्याज देंगे और आप जो कार्य ये कर रहे हैं प्रोडक्शन का, आप किस उद्देश्य से कर रहे हैं ये भी ध्यान रखना है। तो आप लाभ के लिए कर रहे हैं। तो ये सभी जो कारक हैं, इन्हीं कारकों द्वारा जो अर्जित आय है इसको कहा जा रहा है। अर्थात अब एक ये बात हो गई, अब इन सब के अर्थात कुल योग को, कुल योग इनके द्वारा जो अर्जित किया गया है, सृजित किया गया है नहीं, अर्जित किया गया है, तो अर्जित कुल योग को हम राष्ट्रीय आय कहते हैं। ठीक है, तो इसका सीधा सीधा सा मतलब ये हुआ कि एक लेखा वर्ष में देश के सामान्य निवासियों या सामान्य निवासियों द्वारा अर्जित आय के कुल योग को राष्ट्रीय आय कहते हैं। अब यहाँ पर केवल ये भी ध्यान रखना है कि केवल कारक आय को शामिल किया जाता है। तो कारक आय कौन से हैं? ये सभी हैं इसमें, अर्थात राष्ट्रीय आय में केवल कारक आय को शामिल किया जाता है। अब सामान्य निवासी कहाँ कहाँ पर हो सकते हैं? जब सामान्य निवासी की बात हो रही है तो ये देश के अंदर हो सकते हैं, देश के अंदर हो सकते हैं और देश के बाहर भी हो सकते हैं। ठीक है, बाहर भी रह कर के उत्पादन कर सकते हैं। अब इसी से संबंधित जब अवधारणाओं की बात होती है कि अवधारणाएं कौन कौन सी हैं, अर्थात जो हम राष्ट्रीय आय निकालते हैं, राष्ट्रीय आय की गणना करते हैं, तो उस राष्ट्रीय आय की गणना से संबंधित अवधारणाएं कौन कौन सी हैं, तो यहीं पर आप लोगों को ध्यान रखना है कि नेशनल इनकम से संबंधित यहाँ अवधारणाएं कौन कौन सी अवधारणाएं हैं। तो एक सामान्यतः आपने इसका प्रयोग किया होगा, हमेशा आप सुनते आते हैं जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, और यहीं पर
इसी से संबंधित यहाँ पर एनडीपी और एनडीपी के साथ साथ यहीं पर जीएनपी और जीएनपी के अलावा एनएनपी। तो ये इससे संबंधित अवधारणाएं हैं, अर्थात राष्ट्रीय आय से संबंधित अवधारणाएं हैं। ये बातें आप लोगों ने समझ लिया। अब आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आई होप इससे संबंधित बातें आप लोगों को क्लियर हुई होंगी। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित, भारत में आर्थिक विकास अवरुद्ध रहा मुख्यतः अकुशल कृषि व्यवस्था के कारण। दूसरी बात यहाँ पर कहा जा रहा है अनियमित औद्योगिक के कारण, पाश्चात्य सामाजिक अभिवृत्ति के कारण। अब इसमें देखते हैं कितने लोग सही जवाब देते हैं। सभी बच्चे एक बार सेशन को शेयर कर दें और कमेंट करके बताएं। हाँ, जय कृष्ण का कहना है कि क्या आप बिहार इकोनॉमिक सर्वे भी कराएंगे, बजट भी कराएंगे? बिल्कुल कराऊंगा, उसका भी सेशन लिया जाएगा, आप उसके लिए निश्चिंत रहें। चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर जो प्रश्न है इंग्लिश में भी आपके सामने है, इंग्लिश में भी आप देख करके जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं उसे समझ सकते हैं। बहरहाल इंग्लिश इसलिए भी रखा गया है ताकि कहीं किसी शब्दावली में या किसी शब्द में आपको डाउट हो, कहीं आपको लग रहा हो कि ये बात समझ में नहीं आई, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। चलिए, और वैसे भी इंग्लिश को ज़्यादा ऑथेंटिक माना जाता है क्योंकि ट्रांसलेशन में कई सारी गड़बड़ियाँ होती हैं। तो बहरहाल यहाँ पर भारत में आर्थिक विकास अवरुद्ध रहा मुख्यतः अकुशल कृषि व्यवस्था के कारण। ये पूछना ये चाह रहा है कि किस वजह से ऐसा रहा? अनियमित औद्योगिक के कारण और पाश्चात्य सामाजिक अभिवृत्ति के कारण। यहाँ पर आप लोगों को ये समझ में आ रहा है कि अकुशल कृषि व्यवस्था के कारण, अगर हमारी कृषि व्यवस्था में तकनीकी का प्रयोग किया जाता रहा होता या फिर हम कर रहे होते, तो जो आर्थिक विकास जो कृषि क्षेत्र में हम हरित क्रांति को अपनाए और हरित क्रांति के माध्यम से हमने उत्पादन बढ़ाने की कोशिश की और उसमें हम सफल भी रहे, उसकी आवश्यकता नहीं होती और हम पहले ही सरप्लस उत्पादन कर रहे होते। तो यहाँ पर अकुशल कृषि व्यवस्था के कारण, अर्थात कुशल नहीं था, इस वजह से हम उतने बड़े पैमाने पर खाद्यान्न का उत्पादन नहीं कर पा रहे थे। पहला कारण ये भी है। दूसरी बात, अनियमित औद्योगिकरण के कारण। औद्योगिकरण तो हमारे देश में हुआ और हमने अभी जो पहला प्रश्न था उसमें हमने बात किया था कि विकास का, सभी क्षेत्रों के विकास का एक चरण होता है कि हम पहले प्राथमिक क्षेत्र का विकास करेंगे, फिर जैसे ही हमारा औद्योगिक क्षेत्र डेवलप होगा वैसे ही कृषि क्षेत्र की जो अधिशेष जनसंख्या है, अर्थात जो कार्यबल है, वो औद्योगिक क्षेत्र में नियोजित होगा, अर्थात वहाँ पर उसे रोज़गार मिलेगा। और फिर उसके बाद जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होगी, अर्थात औद्योगिक क्षेत्र से हम तृतीय क्षेत्र अर्थात सेवा क्षेत्र पे शिफ्ट होते चले जाएंगे, अर्थात वहाँ पर आपको रोज़गार ज़्यादा मिलेगा। लेकिन इस जो विकास का चरण होता है इसका पालन भारतीय अर्थव्यवस्था में नहीं हुआ। वजह ये थी कि अनियमित औद्योगिकरण था। नियमित तरीके से और हम सुनियोजित ढंग से अगर विकास किए होते, इस दिशा में कार्य किए होते और हमारी सफलता अच्छी रही होती, तो हम आज सेवा अर्थव्यवस्था नहीं कहे जाते हम। तो यहाँ पर अनियमित औद्योगिकरण के कारण ये भी सही है। पाश्चात्य सामाजिक अभिवृत्ति के कारण, तो आप लोगों ने देखा होगा अक्सर ये कहा जाता है कि अगर कोई बच्चा गांव से आया है, अभी अभी शहर में आया है, थोड़े समय के बाद वो शहर की चकाचौंध से अपने आप को रोक नहीं पाता है और न तो वो पूरी तरह से गांव का रहता है और न ही शहर का बन पाता है। तो उसमें जो परिवर्तन आता है वह संक्रमणकालीन स्थिति होती है, अर्थात संक्रमण के दौर से वो गुजर रहा होता है, पूरी तरह से वो किसी का भी नहीं हो पाता। तो भारत में ये स्थिति देखने को मिली कि पाश्चात्य सामाजिक अभिवृत्ति, जैसे जैसे हम थोड़ा विकास करने लगे वैसे वैसे पाश्चात्य जो सामाजिक कह सकते हैं कि जो उनके रहन सहन हैं उनको हमने अडॉप्ट करना शुरू किया। और अडॉप्ट करने का मतलब यह है कि हम उपभोक्तावादी संस्कृति को अपनाते चले गए और इस वजह से भी जो हमारा आर्थिक विकास होना चाहिए था वो आर्थिक विकास नहीं हो पाया। तो इस आधार पर जो सही विकल्प है आपका डी है, अर्थात उपयुक्त सभी को यहाँ पर माना जा रहा है। उम्मीद है आप लोगों को चीज़ें समझ में आई होंगी। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, यहाँ पर देखें, किस देश की प्रति व्यक्ति आय प्राप्त की जा सकती है?
अब यहाँ पर समझना ये है, आप लोगों ने इसको पढ़ा भी होगा कि कैसे हम प्रति व्यक्ति आय निकाल सकते हैं। तो सीधी सी बात है, आप लोगों में से मैं ये देखना चाहता हूँ कि बहुत लल्लू टाइप प्रश्न है, बहुत आसान सा प्रश्न है। आप लोगों में से कितने लोग ऐसे हैं जो इस प्रश्न को कर पा रहे हैं, इस प्रश्न का सही जवाब दे पा रहे हैं? चलिए एक बार कमेंट करके सभी बच्चे बता दें। ठीक है, फिलहाल यहाँ पर देखें, जनसंख्या से, क्या केवल जनसंख्या से हम पता लगा सकते हैं? हम जनसंख्या हमारे पास है तो हम उससे क्या समझ रहे हैं? जनसंख्या है, केवल उसका आंकड़ा है। केवल राष्ट्रीय आय से, हमारी जो कुल राष्ट्रीय आय है एक वर्ष की मान लिया जाए, तो जो एक लेखा वर्ष हमने पहले बात किया, तो उसके आधार पर भी हम कर सकते हैं क्या? ऐसा तो नहीं हो सकता। तो फिर क्या होगा? हमारे पास राष्ट्रीय आय भी होना चाहिए और जो जनसंख्या है दोनों ही होना चाहिए। अर्थात आप कैसे निकाल सकते हैं? प्रति व्यक्ति ठीक है, राष्ट्रीय आय अपान जनसंख्या, इससे हम निकाल पाते हैं। तो यहाँ कुल जनसंख्या, यहाँ पर आप कुल जनसंख्या जोड़ लेंगे, तो इसलिए आपका जो सही विकल्प है यहाँ पर सी है, क्योंकि हमारे पास राष्ट्रीय आय होनी चाहिए। और जब हमारे पास राष्ट्रीय आय होगी तब तो हम विभाजित कर पाएंगे कि इतनी जनसंख्या है, और जब हम विभाजित करेंगे तब देखेंगे कि एक व्यक्ति के हिस्से में कितना आ रहा है, और हम निकाल पाएंगे कि ये प्रति व्यक्ति आय हमारी ये है। ठीक है, तो यहाँ आपने इसे देख लिया। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देख लें। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन एकत्रित किया जाता है। ये जो प्रश्न पूछा गया है 45वीं बीपीएससी में पूछा गया है, 2002 में पूछा गया है। तो उस समय के अकॉर्डिंग अभी जो बदलाव हुआ है, उस समय क्या स्थिति थी और अभी क्या स्थिति है, इन दोनों को हमें ध्यान रखना है। तो अब यहाँ बताएं, योजना आयोग द्वारा, आरबीआई द्वारा, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा, और डी कह रहा है भारतीय सांख्यिकी संस्थान के द्वारा। तो इसमें से कौन सही आंसर है? सभी बच्चे एक बार कमेंट करके बताएं। यहाँ पर देखें, योजना आयोग नहीं हो सकता, आरबीआई नहीं है, आरबीआई बैंकों का बैंक है। ठीक है, तो ये बैंकों का बैंक है, बैंकों का विनियमन सुनिश्चित करता है, तो ये राष्ट्रीय आय तो निकालने जाएगा नहीं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि बैंक है तो आय का लेखा जोखा रखता है, ठीक बात है, लेकिन राष्ट्रीय आय का लेखा जोखा नहीं रखता। ठीक है, तो यहाँ पर केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, अब जब ये प्रश्न पूछा गया था उस समय केंद्रीय सांख्यिकी संगठन था, और यही जो राष्ट्रीय आय है उसका आकलन एकत्रित करता था। तो उस समय के अनुसार, अर्थात जो ये प्रश्न पूछा गया है वर्ष 2002 में, उस समय के अनुसार तो ये सही है, ये विकल्प सही है। लेकिन जो बदलाव वर्ष 2019 में किया गया है उसके अकॉर्डिंग ये आंसर गलत है, क्योंकि विकल्प में भी वो नहीं है। तो इसलिए हमें ध्यान रखना है कि रंगराजन समिति एक गठित की गई थी, और रंगराजन समिति ने NSSO और जो CSO है इन दोनों को मर्ज करने की सिफारिश की थी, और उन सिफारिशों के आधार पर वर्ष 2019 में NSO बनाया गया था। तो यहाँ पर देखें, वर्ष 2019 की बात की जा रही है, 2019, और किया क्या गया था? तो जैसा कि मैंने बताया कि जो समिति गठित की गई थी, रंगराजन समिति, उन्होंने सिफारिश किया था और उसी के आधार पर यह किया गया था। रंगराजन समिति, ठीक है, इन्होंने सिफारिश दिया था, तो उस सिफारिश के आधार पर CSO इनको मर्ज करके NSO, मतलब अभी जो करता है NSO के द्वारा किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो आपका सही विकल्प उस समय के अनुसार ये होगा। अभी अगर पूछा जाएगा, अगर इससे संबंधित पूछ लिया जाता है, डेटा पूछ लिया जाता है, अगर इससे संबंधित बातें पूछी जाती हैं, तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है कि फिर NSO आपको लगाना है। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देख लें। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होती है, राष्ट्रीय आय में तृतीय क्षेत्र अर्थात टर्शियरी सेक्टर का अंश पहले घटता है तत्पश्चात बढ़ता है। बी कह रहा है पहले बढ़ता है तत्पश्चात घटता है। सी कह रहा है बढ़ता जाता है और डी कहता है स्थिर रहता है। ठीक है, अब आप लोगों को बताना है कि इसमें से सही कौन सा है। ठीक है, कुछ बच्चों के कमेंट आए हैं, साक्षी शुक्ला, विवेक सिन्हा। ठीक, चलिए यहाँ पर देखें, अर्थव्यवस्था विकसित होती है, तो अर्थव्यवस्था जब विकसित होगी तो हमारी अर्थव्यवस्था कैसी है, विकासशील अर्थव्यवस्था है। विकासशील अर्थव्यवस्था अब ये विकसित होगी तो जो पहले आप लोगों को इससे पहले के सेशन में मैंने बताया था कि जब अर्थव्यवस्था विकसित होती है, जैसे अमेरिका की अर्थव्यवस्था, जापान की अर्थव्यवस्था या किसी अन्य देश की अर्थव्यवस्था जो विकसित हैं, डेवलप्ड इकोनॉमी है, उनकी बात कर लीजिए, वहाँ पर तृतीय क्षेत्र का योगदान बढ़ जाता है, बाकी दो जो क्षेत्र हैं उनका योगदान कम हो जाता है। तो इस आधार पर आप देखेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि यहाँ पर ये विकसित अर्थव्यवस्था नहीं है, विकासशील है। उसके बावजूद हमारे देश में तृतीय क्षेत्र का योगदान राष्ट्रीय आय में, रोजगार प्रदान करने में, दोनों में ज़्यादा है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम विकसित हो गए हैं, इसीलिए मैंने पहले ही बता दिया कि विकासशील है। पहले घटता है तत्पश्चात बढ़ता है, कोई आंकड़ा नहीं है, कोई ऐसी थ्योरी नहीं है। पहले बढ़ता है तत्पश्चात घटता है, बिल्कुल नहीं, बढ़ता जाता है। अर्थात जैसा कि मैंने बताया कि अमेरिका की अर्थव्यवस्था, विकसित अर्थव्यवस्था की बात कर रहे हैं, तो इसमें तृतीय क्षेत्र का योगदान बढ़ता जाता है। विकसित देशों की बात की जा रही है कि यह व्यवस्था वहाँ के लिए ये बताया गया है। भारत के संदर्भ में हमने इसे गलत साबित कर दिया है, गलत कई मोर्चों पर हमने साबित किया है। बहरहाल यहाँ पर बढ़ता जाता है, ये आपका सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देख लें। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से भारत की राष्ट्रीय आय का सबसे मुख्य स्रोत कौन सा है। ये पूछा गया है 47वें बीपीएससी में, 2005 में आपसे पूछा गया है। तो अब बात बताएं इसमें से सही कौन सा है, राष्ट्रीय आय का सबसे मुख्य स्रोत कौन सा है। उस समय के अनुसार ये प्रश्न पूछा गया है, लेकिन आप लोगों को बताना है सेवा क्षेत्र। ठीक है, तीनों क्षेत्र के बारे में बात कर दिया गया है। ये देखिए, ये तृतीय क्षेत्र है, यह प्राथमिक क्षेत्र है, यह द्वितीय क्षेत्र है, और ये जो व्यापार क्षेत्र कहा गया है, व्यापार क्षेत्र, ये कोई क्षेत्र नहीं है, ये लिख दिया गया है। ठीक है, व्यापार क्षेत्र कोई नहीं होता, अर्थव्यवस्था में यही तीन होती हैं, और इसी का क्लासिफिकेशन दो और हो जाता है, चतुर्थ और पंचम। तो यहाँ पर अब इसके आधार पर बताना है, देखते हैं कौन सबसे सही और सबसे पहले बताते हैं। विवेक सिन्हा किस प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं ये नहीं पता चल पा रहा है। रमेश सिंह, अच्छा चलिए ठीक है। यहाँ पर देखिए राष्ट्रीय आय का सबसे मुख्य स्रोत, ये जो प्रश्न पूछा गया है ये कब का पूछा गया है, 2005 पूछा गया है। तो 2005 में सेवा क्षेत्र का योगदान भारतीय अर्थव्यवस्था में बढ़ गया, और अभी भी भारतीय अर्थव्यवस्था में सेवा क्षेत्र का योगदान ज़्यादा है। तो अगर आप कृषि क्षेत्र की बात करेंगे तो कृषि क्षेत्र का योगदान भारतीय अर्थव्यवस्था राष्ट्रीय आय में 18% के आसपास है। साथ ही साथ जब औद्योगिक क्षेत्र की बात करेंगे तो उसका लगभग 31% है, और तृतीय क्षेत्र का 50% से लगभग 53% के आसपास, 50% से अधिक है। तो अगर किसी अर्थव्यवस्था में किसी क्षेत्र का योगदान, कृषि क्षेत्र का, किसी क्षेत्र का जब मैं कह रहा हूं तो इसका मतलब ये है कि कृषि क्षेत्र का भी हो सकता है, औद्योगिक क्षेत्र का भी हो सकता है, या सेवा क्षेत्र का भी हो सकता है। तो अगर इसमें से किसी का योगदान राष्ट्रीय आय में और साथ साथ रोजगार सृजन में 50% से अधिक योगदान हो जाता है, तो हम उस अर्थव्यवस्था को उस क्षेत्र के नाम से जानते हैं। जैसे भारतीय अर्थव्यवस्था में मैंने कहा कि जो राष्ट्रीय आय में योगदान है 50% से अधिक है, रोजगार में भी देख लीजिए। तो इसलिए हम इसको कह रहे हैं कि हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो कैसी अर्थव्यवस्था है, सेवा अर्थव्यवस्था है। तो उस समय जब प्रश्न पूछा गया 2005 में, हमारा ए विकल्प सही होगा। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है,
यहाँ पर भारत में राष्ट्रीय आय के समांकों का आकलन किसके द्वारा किया जाता है? तो वही बात जो हम लोगों ने पहले किया था, वही प्रश्न है, रिपीट हुआ है। प्रश्नों को ये भी देखना है कि जो लगातार रिपीट हुए हैं, तो इससे यह भी पता चलता है कि अगर हम जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको बार बार हम रिवाइज करते हैं तो प्रश्न के नेचर के बारे में तो हमें पता चलता ही है। अगर रिपीटेशन होता है तो वो हमारे क्वेश्चन गलत नहीं होते हैं। तो प्रारंभिक परीक्षा को निकालना हमारे लिए अपेक्षाकृत आसान हो जाता है अगर कोई व्यक्ति जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको सॉल्व नहीं किया है उसकी अपेक्षा। तो यहाँ पर जो 7वां प्रश्न है इसमें बताइए, सबसे पहले देखते हैं कि कौन बता रहा है। हरिमोहन यादव एक ये बता रहे हैं। चलिए एक बार सेशन को शेयर भी कर देना चाहिए, सभी बच्चों को सेशन को शेयर कर देना चाहिए। यहाँ पर जब प्रश्न पूछा गया था तो उस समय ध्यान रखना है कि CSO और अभी के हिसाब से आप जब देखेंगे तो NSO होगा, ठीक है। आपका D उस समय के हिसाब से, आज जब आप बात करेंगे तो NSO की बात करेंगे। क्लियर है? आगे बढ़ें, अगले प्रश्न को देखें। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? भारत के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि एवं उससे संबंधित प्रक्षेत्र का अंश, यहाँ पर क्षेत्र को प्रक्षेत्र लिखा गया है, या आप जो प्राथमिक द्वितीयक या तृतीयक हैं उनको आप समझ सकते हैं। संबंधित प्रक्षेत्र का अंश है। अब इसमें कहा गया है कृषि एवं उससे संबंधित प्रक्षेत्र, ठीक है। तो संबंधित प्रक्षेत्र का सीधा सीधा सा मतलब ये है कि कृषि के अलावा उससे संबंधित जो अन्य गतिविधियां हैं, जिसे एलआई सेक्टर कहा जाता है, एलआई एक्टिविटीज़ कहा जाता है, सेक्टर नहीं एक्टिविटीज़ कहा जाता है, उनका योगदान आपसे पूछा गया है। यह 48वीं बीपीएससी में पूछा गया है और 52वीं बीपीएससी में पूछा गया है। यह वर्ष 2008 में आयोजित किया गया था। तो इसी के अकॉर्डिंग आप बताएंगे। सबसे पहले ये देखना है कि कितने लोगों ने जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो पढ़ा है। अगर आपने पढ़ा है तो फिर तो आपका सही होगा। जिससे भी आपने पढ़ा हो, जिस किताब से भी पढ़ा हो, वो मैटर नहीं करता, लगभग सब में चीज़ें होती हैं। तो अगर आपने पढ़ा है तो आप सही जवाब दे पाएंगे। तो यहाँ पर देखिए, सकल घरेलू उत्पाद अर्थात जीडीपी की बात की जा रही है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की बात की जा रही है। तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एक वित्तीय वर्ष में एक घरेलू सीमा के अंदर उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को, अंतिम वस्तु यहाँ पर कहा जा रहा है, जीडीपी कहा जाता है। तो अंतिम वस्तु अर्थात इसमें मध्यवर्ती वस्तुएं शामिल नहीं हैं। अब मध्यवर्ती वस्तुएं क्या होती हैं इसको मैंने पहले बता दिया है, तो यहाँ पर रिपीट करने का कोई मामला नहीं बनता है, क्योंकि रिपीट करने का मतलब बार बार चीज़ें वही रिपीट होंगी और आप लोग भी शायद इरिटेट हो जाएं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, एक वित्तीय वर्ष है। अब यहाँ पर एक और बात हो सकती है, आपके जहन में आ सकता है कि घरेलू सीमा या आर्थिक सीमा क्या है। तो जो हमारी राजनीतिक सीमा है उसे ही हम कहें, उसके अंतर्गत आने वाले सभी क्षेत्रों को हम घरेलू सीमा या आर्थिक सीमा भी कहते हैं। अब आपके जहन में ये आएगा कि यहाँ राजनीतिक सीमा का क्या मतलब है। भारत तो है, भारत जो नक्शे में दिखाई देता है यही है, तो ये तो भौगोलिक सीमा है। तो भौगोलिक सीमा और राजनीतिक सीमा दोनों में फ़र्क होता है। अब कैसे फ़र्क होता है और कैसे इसको समझेंगे, इसको समझ लीजिए। मान लीजिए थोड़े समय के लिए ये वाला हमारा, ये हमारा प्यारा भारत है, ठीक है। ये हमारा प्यारा भारत है, आधा हिस्सा ही यहाँ पर बस बताने के लिए है, सांकेतिक रूप से ये मैं मैप ड्रॉ कर रहा हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि इतना ही है। तो भारत की जब हम बात कर रहे हैं तो ये जो पूरा आपके सामने नक्शा दिखाई दे रहा है, तो इसे हम कहते हैं कि यह भौगोलिक सीमा है, भौगोलिक, ठीक है। अर्थात ये बताता है कि भारत का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। और जब हम इसके आर्थिक सीमा की बात करेंगे, राजनीतिक सीमा की बात करेंगे, अब इसको हटा देते हैं, ये बात आपके समझ में आ गई। जब हम ये बात करते हैं कि राजनीतिक सीमा, तो राजनीतिक सीमा का मतलब, अगर इसे थोड़े समय के लिए हम मान लें कि ये भारत है, तो भारत का जो दूतावास है, एक ये देश है यूएसए, यहाँ पर भारत का दूतावास है।
और दूतावास में जो सर्विसेज दी जा रही हैं वहाँ पर उस सर्विसेज से कुछ इनकम भी जनरेट हो रहा है, और वो इनकम जनरेट हो रहा है तो वो हमारे राष्ट्रीय आय में शामिल होगा। अर्थात आप सबसे पहले ये कह लीजिए कि वो हमारे जीडीपी में शामिल होगा, और अगर जीडीपी में शामिल हो रहा है तो अर्थात राष्ट्रीय आय में शामिल होगा। तो राष्ट्रीय आय में यहाँ पर जो हमारा दूतावास है, उस दूतावास, अगर इसको मान लेते हैं थोड़े समय के लिए, ये भारत का दूतावास है, ये छोटा सा, ठीक। इस दूतावास पर जो संप्रभुता होगी उसकी बाउंड्री के अंदर वो भारत की होगी। तो ये भारत की राजनीतिक सीमा है, और इस राजनीतिक सीमा में जो भी एक्टिविटीज़ होंगी जिससे हमारे राष्ट्रीय आय में योगदान बढ़ेगा, जीडीपी में योगदान बढ़ेगा, तो हम ये कहेंगे कि यह इसकी आर्थिक सीमा या घरेलू सीमा है जहां से भारत सरकार को आय हो रही है या राष्ट्रीय आय में योगदान हो रहा है। तो इसको इसमें हम शामिल करते हैं। इसलिए जो भौगोलिक सीमा है और जो राजनीतिक सीमा की बात की जाती है, आप घरेलू सीमा कह लेते हैं, आर्थिक सीमा कह लेते हैं, इसको आप इस तरह से समझते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसमें जो सही जवाब है वो आपका है 15%। उस समय के हिसाब से जब ये 48वीं और 52वीं बीपीएससी में वर्ष 2008 में पूछा गया था, उस समय ये था, अर्थात 15% था। अभी मैंने बता दिया कि कृषि क्षेत्र का योगदान कितना है, आज के संदर्भ में 18% के आसपास है। साथ ही साथ जो औद्योगिक क्षेत्र है वो लगभग 31% का योगदान दे रहा है, और जो तृतीय क्षेत्र है 50% से अधिक का योगदान दे रहा है। इसीलिए हम भारतीय अर्थव्यवस्था को सर्विस इकोनॉमी या सेवा अर्थव्यवस्था कहते हैं, क्योंकि हम सर्विस ज़्यादा देते हैं, जवान हैं, पॉपुलेशन ज़्यादा है, ठीक है। और साथ ही साथ जो भी मोदी गवर्नमेंट के द्वारा, मतलब सरकार के द्वारा जितनी भी स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू की गई हैं, उन सब का भी प्रभाव देखने को मिलता है, जिसकी वजह से हम सेवाएं अधिक दे पाते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। किसी अर्थशास्त्री ने भारत में सबसे पहले वैज्ञानिक, यहाँ पर किस अर्थशास्त्री होगा, यहाँ पर इसे करेक्ट कर लेंगे। किस अर्थशास्त्री ने भारत में सबसे पहले वैज्ञानिक दृष्टि से राष्ट्रीय आय की गणना की? अब यहाँ पर D.R. गाडगिल है, V.K.R.B. राव हैं, मनमोहन सिंह हैं, Y.V. अलग हैं, और ये आप देखेंगे लेटेस्ट प्रश्न है, अर्थात इसमें जो ई ऑप्शन 5वां आ गया था बीपीएससी में, वो ऑप्शन आपके सामने है। ये पूछा कब गया है, तो 60वीं और 62वीं दोनों एक साथ हुआ था, अर्थात 2017 में हुआ था, वर्ष की बात कर रहा हूँ, उसमें ये प्रश्न पूछा गया है। इसमें ई ऑप्शन आ चुका है, अर्थात जो 5वां विकल्प आपके सामने है वो आप देख पा रहे हैं। अब आपको बताना है कि इसमें से सही कौन सा है। बहुत आसान सा सवाल है, आसान इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि ये कई बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ठीक है। तो किसने किया था और उसका पूरा नाम क्या था, ये भी आप लोगों को बताना है। मैं देखना चाहता हूँ कि सबसे पहले किसका जवाब आता है। राजेंद्र राजपूत का कहना है, सर आप पिछले साल का क्यों लगवा रहे हैं? अगर राजेंद्र आपने देखा, रंजीत, तो जो थंबनेल पर लिखा हुआ है वहीं से आपके सवालों का जवाब मिल जाता है। शायद आपने थंबनेल को ढंग से देखा नहीं है, अगर देखा होता तो ये आपका सवाल ही नहीं होता। फिलहाल ऋषिकेश सिंह, ओके, चलिए यहाँ पर बात कर लेते हैं 9वें प्रश्न के बारे में। तो 9वें प्रश्न का सही आंसर क्या है, इसमें बताया जा रहा है कि बी। अच्छा, V.K.R.B. राव। तो V.K.R.B. राव का जो पूरा नाम था विजयेंद्र कस्तूरी रंग वर्जराज राव। तो V.K.R.B. राव ने सबसे पहले इन्होंने द नेशनल इनकम में बताया था, द नेशनल इनकम ऑफ ब्रिटिश इंडिया 1931 में, इन्होंने 1931 में अपनी बुक में बताया था, मतलब वैज्ञानिक तरीके से इन्होंने इसका अध्ययन किया था। मतलब गणना किया था, अध्ययन का मतलब गणना किया था कि भारत की राष्ट्रीय आय कितनी है। अब यहीं पर एक और प्रश्न बनता है
कि राष्ट्रीय आय की पहली गणना किसने की थी, तो दादा भाई नौरोजी ने 1867-68 में उन्होंने इसकी गणना की थी और उन्होंने बताया था कि भारत की जो राष्ट्रीय आय है, नेशनल इनकम है, प्रति व्यक्ति आय PCI 20 रुपये इन्होंने बताया था। ठीक है, तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है कि जो दादा भाई नौरोजी ने किया था ये 20 रुपये उन्होंने बताया था। तो आप लोगों में से मैक्सिमम बच्चों ने बी लिख करके और कॉपी पेस्ट लगातार हुआ है। बहरहाल कोई बात नहीं। चलिए, आधिकारिक यहीं पर बात होती है कि आधिकारिक गणना किसने की थी। तो आधिकारिक गणना जो किया गया था महालनोबिस के द्वारा किया गया था 1949 में, ये भी आप लोगों को याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना में एक समस्या है। अब राष्ट्रीय आय की गणना में समस्या क्या है। तो हमने ये कहा कि जब राष्ट्रीय आय की परिभाषा हमने देखा, आप लोगों के सामने विकल्प हैं, अल्प रोजगार, मुद्रास्फीति, बचत का निम्न स्तर, असंगठित क्षेत्र। राष्ट्रीय आय में हमने कहा कि अंतिम वस्तुओं का मौद्रिक मूल्य, उत्पादित वस्तुओं का मौद्रिक मूल्य, उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का हम मौद्रिक मूल्य ले रहे हैं। ठीक बात है। तो जब उत्पादित वस्तु और सेवा है और उसका मौद्रिक मूल्य है, तो हमारे पास इसका आंकड़ा तो होना चाहिए। आंकड़ा होगा तभी हम उसे GDP में या ऐसे कह लें कि राष्ट्रीय आय में शामिल करेंगे। राष्ट्रीय आय की बात हो रही है तो राष्ट्रीय आय की बात करते हैं। अगर कोई ऐसी एक्टिविटीज़, आर्थिक गतिविधि, वह सभी गतिविधि आर्थिक गतिविधि है जिसमें मुद्रा का लेन देन होता है। कोई भी एक्टिविटीज़ आप अपने आसपास सोचिए जिसमें मुद्रा का लेन देन होता है या मुद्रा शामिल होता है, तो उसको हम कहते हैं कि यह आर्थिक गतिविधि है। उत्पादन हो गया, वितरण हो गया, रोजगार देना, रोजगार लेना इत्यादि, ये सभी गतिविधियां आर्थिक गतिविधियां। तो आर्थिक गतिविधि इसमें अल्प रोजगार, अगर अल्प रोजगार है तो भी हमारे पास आंकड़ा होगा। मुद्रास्फीति इसमें कतई नहीं हो सकता। यहाँ पर कहा जा रहा है बचत का निम्न स्तर। बचत का निम्न स्तर जब हम कह रहे हैं तो निम्न स्तर का मतलब तो यही है ना कि हमारे पास बचत हो रहा है। तो अगर निम्न स्तर हो या चाहे ज़्यादा हो, हम ये तो पता कर पा रहे हैं ना कि कितना है, तो यह भी नहीं है। समस्या पूछा गया है असंगठित क्षेत्र, जो रेहड़ी पटरी वाले हैं, साथ ही साथ जो दिहाड़ी मजदूरी करने वाले लोग हैं, रिक्शा चलाने वाले व्यक्ति हैं, उनको असंगठित क्षेत्र में हम कहते हैं कि वो असंगठित क्षेत्र में नियोजित हैं या कार्य कर रहे हैं। तो एक मजदूर को या घरेलू नौकर के रूप में काम करने वाली महिला या पुरुष को कितना पैसा मिला, कितना वेतन मिला, कब मिला, इसका आकलन हम नहीं कर पाते, क्योंकि मोस्टली इनको जो भुगतान किया जाता है वह कैश में किया जाता है। तो इनका आंकड़ा हमारे पास नहीं होता, और आंकड़ा नहीं है तो स्वाभाविक सी बात है कि इस क्षेत्र को हम इसमें एक समस्या के रूप में देखते हैं, क्योंकि इनकी गणना ही हम नहीं कर पाते, अर्थात इनका आंकड़ा हमारे पास अवेलेबल नहीं है। तो इसलिए राष्ट्रीय आय की गणना में एक समस्या के रूप में असंगठित क्षेत्र को देखा जाता है। यहाँ पर ई ऑप्शन भी है आपके सामने, इसका मतलब ये नहीं कि इसको आपने ई लगा दिया फिर ई गलत हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये आपने समझ लिया। अब अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है यहाँ पर, हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित है? मुद्रा, GDP, जनसंख्या, GNP। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। सभी बच्चे एक बार जल्दी से कमेंट करके बताएं इसमें से सही कौन सा है। रंजीत का कहना है कि सर ज्योग्राफी का भी MCQ करवाएंगे। बिल्कुल, उसका भी कराया जाएगा। जितने भी सब्जेक्ट हैं, अर्थात जो प्रारंभिक परीक्षा में पूछे गए हैं, चाहे वो पॉलिटी हो, ज्योग्राफी हो, हिस्ट्री हो चुकी है, इकोनॉमी चल रही है,
बाकी जो अन्य सेगमेंट हैं, आप बिहार स्पेशल की बात करें, सबको कराया जाएगा, उसके लिए परेशान ना हो, आप समय पर क्लास में उपस्थित जरूर रहें। यहाँ पर देखें, हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित है? मुद्रा से संबंधित नहीं है। वृद्धि की बात की जा रही है तो मुद्रा से संबंधित होगा नहीं। और जीडीपी से ये संबंधित हो सकता है, जनसंख्या से भी संबंधित हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि है, मैं ये कह रहा हूँ कि हो सकता है। जीएनपी से संबंधित है। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट की बात यहाँ पर की जा रही है, जीएनपी। तो क्या जीएनपी से संबंधित हो सकता है? बिल्कुल नहीं। यहाँ पर जब हम वृद्धि दर की बात करें तो एक शब्द इसमें इस्तेमाल किया गया है, वृद्धि दर। ठीक है, तो इसकी बात हम नहीं कर रहे हैं, जनसंख्या की भी बात नहीं कर रहे हैं। दरअसल यह जीडीपी से संबंधित है। अब जीडीपी से संबंधित है तो इससे संबंधित कौन कौन सी बातें हम लोगों को ध्यान रखना है। यहाँ पर आपसे जो प्रश्न पूछा गया है, हिंदू वृद्धि दर, दरअसल इसका प्रयोग प्रोफेसर रामकृष्ण ने 1991 में किया था। हालांकि उससे कुछ किताबों में आप लोगों को पढ़ने पर 1978 मिलेगा, उससे पहले मिलेगा, लेकिन जो 1950 का दशक है या 1950 और 1980, इस 30 वर्षों में जो भारत की विकास दर रही थी वो लगभग 3.5 के आसपास रही थी। अमेरिका में एक सभा आयोजित किया गया था, अमेरिकन एसोसिएशन। उसी अमेरिकन एसोसिएशन को जो प्रोफेसर राजकृष्ण थे, उन्होंने उसको संबोधित किया और उस समय इसका उन्होंने प्रयोग किया। उन्होंने किस संदर्भ में इसका प्रयोग किया, ये भी समझने वाली बात है। उन्होंने ये कहा कि विश्व की अन्य अर्थव्यवस्थाएं लगातार तीव्र विकास दर दर्ज कर रही हैं, लेकिन भारत तीव्र विकास दर दर्ज नहीं कर रहा है। और दर्ज नहीं कर रहा है तो इसका क्या कारण है? उन्होंने ये कहा कि हम भाग्यवाद पर, अर्थात जो हिंदू परंपरा है, या भारत की बात कर लें, भारत को समग्र रूप से देखिए, ये भाग्यवाद में सबसे ज़्यादा विश्वास करते हैं। अर्थात भाग्य में होगा तो ऐसा होगा, विकास होगा। हम कर्मवाद में कम विश्वास करते हैं। तो इसलिए उनका ये कहना था कि हम भाग्यवाद में ज़्यादा विश्वास करते हैं। हम जो विकास के नए नए तरीके हो सकते हैं, उन तरीकों की खोज नहीं करते, जबकि विश्व के अन्य देश लगातार इस दिशा में प्रयास कर रहे हैं कि विकास के अन्य तरीके क्या हो सकते हैं, किस क्षेत्र में हम कर सकते हैं और किस क्षेत्र में निवेश कर सकते हैं, इत्यादि इत्यादि। तो जिस व्यक्ति ने दिया था, राजकृष्ण ने दिया था 1981 में, जैसा कि मैंने बताया कि अमेरिकन एसोसिएशन को वो संबोधित कर रहे थे, उसी समय उन्होंने ये बात कही थी। और इसी को माना जाता है कि यह 1950 से लेकर के 1980 के बीच जो हमारी आर्थिक वृद्धि दर रही थी, उसी को ये बताता है। अगर हम भाग्यवाद में विश्वास नहीं करते तो फिर हम अर्थव्यवस्था के विकास के नए तरीके ढूंढते, और तरीके ढूंढते तो जो हमारी विकास दर है, वृद्धि दर है, वो अधिक होती। अर्थात उन्होंने इस शब्द का प्रयोग किया था। ये किससे संबंधित है? तो ये आपका जीडीपी से संबंधित है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? SEZ अधिनियम 2005 के उद्देश्य क्या है? अब यहाँ आपसे उद्देश्य पूछ रहा है, तो उद्देश्य में सबसे पहले यहाँ पर देखना है कि SEZ की बात की जा रही है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन की बात कर रहा है, जिसे हिंदी में कहते हैं विशेष आर्थिक क्षेत्र। ठीक है, विशेष आर्थिक क्षेत्र यह 2005 के अधिनियम के द्वारा लाया गया। 2006 में इसे एक्टिव किया गया था, अर्थात लागू किया गया था। अब इससे संबंधित बातों को देख लेते हैं। इस अधिनियम के उद्देश्य आपसे पूछे गए हैं। तो पहली बात, अगर आप इसे जानते हैं तो आप इसके उद्देश्यों को समझ पाएंगे। और यहाँ आप देखिए जो प्रश्न पूछा गया है ये बिल्कुल लेटेस्ट है। 68वीं बीपीएससी का जो एग्ज़ाम हुआ है 2023 में, ये उसी से प्रश्न पूछा गया है, उसी में प्रश्न पूछा गया है। स्वाभाविक सी बात है कि जो पहले आपने फैक्चुअल टाइप के क्वेश्चन देखे, अब क्वेश्चन का नेचर बदल रहा है, और नेचर बदल रहा है तो इसका मतलब ये है कि आपसे इस तरह के स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पर देखें, पहला कह रहा है कि अतिरिक्त आर्थिक गतिविधियों का उत्पादन करना। आर्थिक गतिविधियाँ कौन सी?
तो जैसा कि मैंने बताया कि जिसमें मुद्रा का लेन देन शामिल हो या जिसमें मुद्रा शामिल हो, मैंने ये बताया कि रोज़गार लेना, रोज़गार देना, ठीक है, रोज़गार प्राप्त करना इत्यादि बातें, तो वो सभी गतिविधियां आर्थिक गतिविधियां हैं। तो अतिरिक्त आर्थिक गतिविधियों का उत्पादन करना। अब यहाँ पर देखिए कहा जा रहा है स्पेशल इकोनॉमिक जोन, SEZ की बात कर रहा है और हिंदी में विशेष आर्थिक क्षेत्र की बात कर रहा है। अब यहीं से आप लोगों को ये बातें समझ में आ जाएंगी कि ये कह रहा है कि यह विशेष आर्थिक क्षेत्र है। क्षेत्र कैसा है? विशेष है। किससे संबंधित है? आर्थिक गतिविधियों से संबंधित है। और आर्थिक गतिविधियां में आर्थिक गतिविधियां वो हैं जिसमें मुद्रा शामिल है। तो आप व्यापार, व्यवसाय, ये सारी बातें इसमें शामिल कर लेंगे। इसी चीज़ को शामिल करते हुए अब इसको समझ लेते हैं। दूसरा क्या स्टेटमेंट कह रहा है? वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात को बढ़ावा देना। वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात को बढ़ावा देना, तो अगर हम वस्तुओं का उत्पादन किसी विशेष क्षेत्र में कर रहे हैं तो वहाँ से, और हम वहाँ से निर्यात को बढ़ा रहे हैं, यानी कि मुद्रा इसमें शामिल है। दूसरा, अगर वस्तुओं और सेवाओं का निर्माण हो रहा है और निर्यात भी हो रहा है तो उससे क्या होगा? रोजगार का सृजन होगा, और रोजगार का सृजन होगा तो आय बढ़ेगी, राष्ट्रीय आय बढ़ेगी, इत्यादि इत्यादि बातें। तो ये सब कुछ इसमें शामिल है, अर्थात 1, 2, 3 ये सब कुछ इसमें शामिल है। इसलिए आप सही विकल्प इसके अकॉर्डिंग चुनेंगे। अब यहाँ पर देखिए जो आपसे पूछा गया है, अब इससे संबंधित बातों को एक बार समझ लेते हैं कि जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन है गुजरात के कांडला में सबसे पहले स्थापित किया गया एशिया का, तो वो स्थापित किया गया वो प्रोसेसिंग जोन है। बहरहाल हम इसकी बात कर रहे हैं, स्पेशल इकोनॉमिक जोन की बात कर रहे हैं। तो ये कैसे स्थापित किया जाता है ये समझ लीजिए। स्पेशल इकोनॉमिक जोन का मतलब ये है कि एक ऐसा भौगोलिक क्षेत्र है जहां पर देश के सामान्य कानून लागू नहीं होते। अब सामान्य कानून कैसा? तो आर्थिक गतिविधियों से संबंधित जो सामान्य कानून है वो लागू नहीं होते। अब लागू नहीं होते तो फिर क्या वहाँ पर होता है? तो वहाँ पर सीधा सीधा सा मतलब ये है कि ये विशेष आर्थिक क्षेत्र की बात की जा रही है। तो इसके लिए अर्थात उत्पादन गतिविधियों को बढ़ाने के लिए कोई विशेष कानून बनाया जाएगा, और कानून बना करके हो सकता है कि उस क्षेत्र में कुछ छूट दे दी जाए। कैसा छूट? तो उत्पादन से संबंधित, जैसे शुल्क में छूट दे दिया जाए, ड्यूटी फ्री एरिया और सब कुछ ये बातें इसमें शामिल है। अर्थात शुल्क मुक्त क्षेत्र है और ये ड्यूटी फ्री क्षेत्र है। अब इसमें गतिविधियां कौन कौन सी होती हैं, कौन सी गतिविधियों को शामिल किया जाता है? तो यहां 2 तरह की गतिविधियां शामिल होती हैं। विनिर्माण और सेवा। अर्थात इसके माध्यम से स्पेशल इकोनॉमिक जोन हमने बनाया, देश के अंदर ही एक हमने क्षेत्र बना दिया। इस क्षेत्र को कह दिया कि भैया यहाँ पर उत्पादन करिए, और उत्पादन के लिए हमने क्या किया? छूट दे दिया। किस में? आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाने के लिए हमने यहाँ पर छूट दे दिया कि आपको हम कुछ रियायत देंगे, टैक्स में रियायत देंगे, और ये ड्यूटी फ्री एरिया होगा। और ड्यूटी फ्री एरिया होगा तो यहाँ पर उत्पादन ज़्यादा होगा, उत्पादन ज़्यादा होगा तो फिर उसका निर्यात भी होगा, तो हम निर्यात भी बढ़ा सकते हैं। अब जो आपसे ये प्रश्न पूछा गया है, ये कैसे बनता है? जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, अभी उद्देश्य पर आऊँगा, पहले ये समझ लेते हैं ये कैसे बनाया जाता है। तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाने के लिए सबसे पहले एक प्रस्ताव आता है, SEZ। सबसे पहले प्रस्ताव आएगा या प्रपोजल कह लीजिए। ये प्रस्ताव कौन देगा? तो यहाँ पर लोकल जो गवर्नमेंट है, स्थानीय सरकार समझ रहे हैं, ठीक है, ये देगी और किसी क्षेत्र के लिए ये प्रस्ताव देगा। प्रस्ताव देने के बाद अर्थात ये कहा जाएगा कि यहाँ पर इस फैक्ट्री को, इस कंपनी या इस क्षेत्र विशेष में आर्थिक गतिविधियों के लिए एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाया जाना चाहिए। जब ये देंगे तो ये किसको देंगे? ये स्टेट गवर्नमेंट को देंगे, और स्टेट गवर्नमेंट इनको देखने के बाद, अर्थात इनके प्रस्ताव को देखने के बाद, स्टेट गवर्नमेंट अकेले नहीं कर सकती, तो ये क्या करेंगे? अब ये सेंट्रल गवर्नमेंट को यही प्रस्ताव भेज देंगे, और सेंट्रल गवर्नमेंट में जब ये प्रस्ताव जाएगा तो बोर्ड ऑफ अप्रूवल के पास ये जाएगा। कौन भेजेगा?
सेंट्रल गवर्नमेंट अर्थात केंद्र सरकार, और जब बोर्ड ऑफ अप्रूवल के पास ये मामला जाएगा बोर्ड ऑफ अप्रूवल इसके पास ये मामला जाएगा। अब सवाल ये है कि ये जो बोर्ड ऑफ अप्रूवल है ये कौन है, या अलग से कोई व्यक्ति है या संस्था है। दरअसल जो कॉमर्स मंत्रालय है उसके जो सचिव होते हैं वही इसके जो बोर्ड ऑफ अप्रूवल है इसके अध्यक्ष होते हैं। ये इस मामले को देखेंगे और इस मामले को जब ये पास कर देंगे तो यहाँ से ये मामला फिर यहाँ पर आएगा, अर्थात अब ये होगा कि ठीक है ये जो लोकल गवर्नमेंट है ये यहाँ पर स्पेशल इकोनॉमिक जोन बना सकती है, और बनाने के बाद फिर आगे की गतिविधियाँ वहाँ पर सरकार अवसंरचना उपलब्ध कराएगी, सुविधाएं उपलब्ध कराएंगी और आर्थिक गतिविधियाँ वहाँ पर शुरू हो जाएंगी। आपके सामने सवाल यह भी आ सकता है कि ये जो हम बात कर रहे हैं स्पेशल इकोनॉमिक जोन ये कहाँ से लिया गया है। दरअसल हमने ये चाइना का माल है, हमने कॉपी किया है। चीन में ये देखा गया कि यह जो थ्योरी है अर्थात स्पेशल इकोनॉमिक जोन वाली यह सफल रही है, इसलिए हमने उसको वहाँ से एडॉप्ट तो किया लेकिन हमने एज इट एडॉप्ट नहीं किया। वहाँ की विशेषताएं अलग थी। वहाँ पर जो स्थापित किया गया वहाँ पर लोकल गवर्नमेंट को यह अधिकार है कि वो स्पेशल इकोनॉमिक जोन स्थापित कर सकती है, बना सकती है। लेकिन भारत में इतने चरण होते हैं, इन चरण से गुजरना पड़ता है, गुजरने के बाद तब ये आगे बढ़ता है। अब इसी से संबंधित जो बातें कही जा रही है स्पेशल इकोनॉमिक जोन, अब इसका उद्देश्य क्या है, चीन में क्यों सफल रहा, भारत में क्यों असफल रहा, इसके बारे में हम मुख्य परीक्षा में पढ़ते हैं। बहरहाल इसके लिए इतना ही प्रारंभिक परीक्षा के लिए। उद्देश्यों की बात करें तो सबसे पहला उद्देश्य ये है कि निर्यात को हम प्रोत्साहित करते हैं। निर्यात कब होगा, जब उत्पादन होगा, और जब इस तरह की छूट दी जाएंगी तो हम निवेश आकर्षित करेंगे। तो यहीं पर बात होगी कि भैया निवेश आकर्षित करेंगे तो निवेश कैसा होगा, क्या घरेलू होगा या विदेशी निवेश होगा। तो यहाँ पर दोनों घरेलू और विदेशी दोनों ही निवेश आकर्षित करना। और सोचिए जब ये होगा तो बुनियादी सुविधाएं वहाँ पर उपलब्ध कराई जाएंगी। जैसा कि मैंने कहा कि सरकार बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराएगी तभी विकास हो सकता है, अर्थात उत्पादन हो सकता है। या फिर आप एक गांव में ले जाकर के स्पेशल इकोनॉमिक जोन बना दें तो क्या संभव है वहाँ से उत्पादन की वही गतिविधियाँ हो जो एक तटीय क्षेत्र में हो, क्योंकि अंततः आपको ले जा कर के निर्यात ही करना है। तो उस गांव से उस पोर्ट तक आपको ले जाने में समय लगेगा और खर्च लगेगा, तो उसकी जो लागत है वो बढ़ जाएगी। तो पहली बात यहाँ पर बुनियादी जो सुविधाएं हैं उनका विकास यह भी करना है, साथ ही साथ अतिरिक्त आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाना। और उसमें दिया गया था क्वेश्चन में कि अतिरिक्त आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाना, यहाँ पर देखिए अतिरिक्त आर्थिक गतिविधियों का उत्पादन या बढ़ाना, साथ ही साथ वस्तुओं और सेवाओं का निर्यात भी बढ़ाना इसके उद्देश्यों में शामिल है। तो इससे संबंधित जितनी भी बातें थीं वो हम लोगों ने देख लिया। तो आप लोगों का ये प्रश्न हो गया। आगे बढ़ते हैं और अगला जो प्रश्न है यह मौद्रिक नीति से संबंधित है, क्योंकि जो इससे राष्ट्रीय आय से संबंधित जो क्वेश्चन थे वो यही थे। बहुत पहले के भी क्वेश्चन थे जिनको नहीं लिया है क्योंकि वो रिपीट हो रहे थे। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर जो मौद्रिक नीति से संबंधित प्रश्न है, मॉनेटरी पॉलिसी से संबंधित, उसको देख लेते हैं। तो इसमें पहला प्रश्न है, सामान्य रूप से मुद्रा नीति मॉनेटरी पॉलिसी का प्रधान लक्ष्य है। आपसे लक्ष्य पूछा जा रहा है कि इसका प्रधान लक्ष्य क्या है। मुद्रा आपूर्ति का नियंत्रण करना, निजी बैंकों का नियंत्रण करना, शेयर बाजार का नियंत्रण करना, और डी कह रहा है बहुमूल्य धातु बाजार का नियंत्रण करना। तो अगर आपने मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ी होगी तो मॉनेटरी पॉलिसी कौन जारी करता है या कौन लाता है, तो आरबीआई। अब मौद्रिक नीति समिति है, ठीक है। तो मौद्रिक नीति समिति इस दिशा में सहयोग करती है। फिलहाल उसके बारे में अभी बात नहीं करते हैं, यहाँ पर देख लेते हैं जो आपसे प्रश्न पूछा गया है। सामान्य रूप से मुद्रा नीति अर्थात मॉनेटरी पॉलिसी का प्रधान लक्ष्य क्या है, ये आपसे पूछा जा रहा है। मुद्रा की आपूर्ति का नियंत्रण करना।
तो जिस व्यक्ति ने पढ़ा है वो पहले ही प्रश्न को टिक करेगा और कहेगा कि मुद्रा की आपूर्ति को नियंत्रित करना या का नियंत्रण। सवाल ये होगी कि मुद्रा की आपूर्ति को हम नियंत्रित कहाँ करते हैं, किसी व्यक्ति के पास या किसी संस्था के पास या अर्थव्यवस्था में? तो बात होगी सभी को सम्मिलित रूप से। अगर अर्थव्यवस्था में हम मुद्रा की आपूर्ति को नियंत्रित कर रहे हैं, मतलब आरबीआई नियंत्रित कर रही है, तो इसका मतलब यह हुआ कि संस्था अर्थात वित्तीय संस्था की बात कर रहा हूँ या जो अन्य संस्थाएं हैं, साथ ही साथ यहाँ व्यक्ति की भी बात हो रही है, क्योंकि इस मौद्रिक नीति के माध्यम से ब्याज दरों में वृद्धि या कमी सुनिश्चित की जाती है। वो डिपेंड करता है कि हमने किस नीति का प्रयोग किया है। अब सवाल यह भी है कि जब इस तरह की स्थितियां देखी जाएंगी तो एक व्यक्ति के पास उपभोग और निवेश व्यय के लिए मुद्रा में कमी या वृद्धि होगी। वो डिपेंड करता है कि किस टूल का प्रयोग किया गया है, किस उपकरण का प्रयोग आरबीआई के द्वारा किया गया है और उसका बैंकों के साख सृजन पर क्या प्रभाव हुआ, तरलता पर क्या प्रभाव हुआ, उपभोग और निवेश व्यय पर क्या प्रभाव हुआ, और साथ ही साथ यह भी देखना होगा कि वह डिपेंड, जैसा कि मैंने कहा कि वो सिर्फ उपकरण के हिसाब से करेगा, आर्थिक समृद्धि पर भी क्या प्रभाव होगा, ये भी देखना होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि मौद्रिक नीति क्या होती है। मौद्रिक नीति का सीधा सीधा सा मतलब यह है कि मौद्रिक नीति उन सभी उपकरणों के सम्मिलित रूप को कहा जाता है जिसके द्वारा केंद्रीय बैंक अर्थात आरबीआई की बात की जा रही है, अर्थव्यवस्था में मुद्रा की आपूर्ति को या मुद्रा के प्रवाह को विनियमित करने का काम करता है। तो यहाँ पर विनियमित शब्द का प्रयोग किया गया है, तो ये चीज़ ध्यान रखें। तो यहाँ इसी से संबंधित मुद्रा की आपूर्ति का नियंत्रण मौद्रिक नीति के द्वारा किया जा रहा है। अब ये बात आपके समझ में आ गई। अब बात ये भी होती है कि विनियमित करके किस चीज़ को नियंत्रित किया जाता है। तो यहाँ पर 3 बातें आपको ध्यान रखनी है। तो इसके माध्यम से, मौद्रिक नीति के माध्यम से, नीति के माध्यम से 3 बातें यहाँ पर नियंत्रण किसका किया जाता है। सबसे पहली बात, हम ब्याज दर को नियंत्रित करते हैं। न केवल ब्याज दर को नियंत्रित करते हैं बल्कि मुद्रा की आपूर्ति को, यहाँ पर देखिए, मुद्रा की आपूर्ति को नियंत्रित कर रहे हैं और मुद्रा की आपूर्ति के साथ साथ हम मुद्रास्फीति को भी टारगेट कर रहे हैं। तो यहीं पर मुद्रास्फीति, ठीक है, ये 3 बातें इन 3 चीज़ों को नियंत्रित कर रहे हैं। अब सवाल ये होगा कि इन तीनों को हम कैसे नियंत्रित कर रहे हैं। तो कैसे नियंत्रित करने की जब बात आएगी तो यहीं पर हमें समझना होगा कि मौद्रिक नीति के उपकरण कौन कौन से हैं। तो मौद्रिक नीति के उपकरणों को समझने के लिए हम इसे 2 भागों में बांट करके देख सकते हैं। मौद्रिक नीति के उपकरण, और उपकरणों में 2 तरह के उपकरण होते हैं। एक उपकरण को हम कहते हैं मात्रात्मक और एक को कहते हैं गुणात्मक या चयनात्मक। तो दोनों को आप ध्यान रखेंगे, मात्रात्मक और इधर गुणात्मक ऑब्लिक चयनात्मक। यहां पर देखिए, मात्रात्मक का मतलब सीधा सीधा सा ये है कि वह सभी उपकरण जिसके माध्यम से, अब इसमें भी क्लासिफिकेशन है, उस क्लासिफिकेशन में हम नहीं जाते हैं, सीधे सीधे पॉइंट की बात करते हैं। वह सभी उपकरण जिसके माध्यम से आरबीआई या केंद्रीय बैंक बाजार में अर्थात अर्थव्यवस्था में आप कह सकते हैं मुद्रा की आपूर्ति को बढ़ाने या घटाने का काम करता है। तो जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा यहाँ CRR, ठीक है, रेपो रेट, यहीं पर रिवर्स रेपो रेट, इन सब के माध्यम से
SLR की बात कर लीजिए, बैंक दर की बात कर लीजिए, OMO जिसे ओपन मार्केट ऑपरेशन कहा जाता है, MSF कह लीजिए, ये सभी जो होते हैं, क्योंकि लिस्ट लंबी है इसलिए उसको मैं नहीं लिख रहा हूँ, CRR, SLR, ठीक है, ये सब कुछ उन उपकरणों में शामिल होते हैं जिसके माध्यम से मात्रात्मक वृद्धि सुनिश्चित की जाती है, कमी या वृद्धि सुनिश्चित की जाती है। तो मात्रात्मक कमी या वृद्धि होगी तो इसका मतलब यह है कि अर्थव्यवस्था में उसका सीधा सीधा सा प्रभाव तरलता पर देखने को मिलेगा। जब हम चयनात्मक की बात कर रहे हैं तो चयनात्मक में मान लीजिए साख की राशनिंग की व्यवस्था, और साथ ही साथ यहाँ पर साख की राशनिंग, नैतिक दबाव बनाने का काम RBI करता है, और इसके अलावा वह मार्जिन को भी निर्धारित करता है, बैंकों को दिशा निर्देश देता है, मार्जिन और बैंकों को दिशा निर्देश, और अंत में अगर नहीं बैंक मान रहे हैं और स्थिति संभाल में नहीं आ रही है तो प्रत्यक्ष कार्यवाही भी यहाँ पर की जाती है, प्रत्यक्ष कार्यवाही, ठीक है, कार्यवाही की जाती है। तो ये सभी इसके उपकरण है, इसमें कई सारे हैं जैसा कि मैंने बताया। इन सब के माध्यम से यहाँ पर कहा गया है गुणात्मक परिवर्तन या कहा गया है चयनात्मक, कि यह एक विकल्प के रूप में अपनाया जाता है RBI के द्वारा। अब इसका क्या प्रभाव होता है वो हम आगे की क्लास में, अर्थात अगली क्लास में इससे संबंधित जो होगी उसमें हम बात करेंगे। बहरहाल इस प्रश्न का सही जवाब A है, अर्थात A इसका सही आंसर है। तो आज के सेशन में मेरे साथ इतना ही। अगली क्लास में मौद्रिक नीति से संबंधित जो प्रश्न हैं उनको देखेंगे, उनको सॉल्व करेंगे, अर्थात कल की क्लास में इसी समय मिलेंगे। आप सभी ज़रूर उपस्थित रहिए और क्लास का लाभ लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।